वसुधा की शादी अंकुश से हुई थी और वह तुरंत ही गर्भवती हो गई थी। शादी के ठीक 9 महीने बाद वसुधा माँ बन गई थी। इस बात को लेकर वसुधा की सास रेखा जी ने बहुत बवाल मचाया था और यहाँ तक बोल दिया था कि वसुधा शादी के पहले से ही गर्भवती थी। इस तरह से शादी होते ही ठीक 9 महीने बाद कैसे बच्चा हो गया। इस पर वसुधा के पापा काफ़ी भड़क गए थे और उन्होंने बोला था, दिमाग ठीक है आपका? हम अच्छे घर के लोग हैं और हमारे घर की बेटियों के बारे में आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ठीक 9 महीने के बाद वसुधा को बच्चा होता? क्या वह इतनी बेवकूफ़ होती कि उसने शादी के ठीक पहले ऐसा कोई कर्मकांड किया होता? काफ़ी हंगामा हुआ था उस वक्त वसुधा के मायके और ससुराल के बीच, जिसकी वजह से वसुधा के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति एक गांठ बन गई थी। और वसुधा ने अंकुश से साफ बोल दिया था, तुम्हें तो सारी सच्चाई पता है ना, और तुम्हारी माँ इतनी घटिया हरकतें कर रही है, इतनी घटिया बात बोल रही है और तुम्हारे मुंह में ज़ुबान नहीं। अंकुश ने भी बोल दिया, तो माँ गलत क्या बोल रही हैं? जिस तरह से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा हुआ है, शक तो कोई भी करेगा बच्चों के माथे पर उसके पिता का नाम थोड़ी ना लिखा होता। तो वसुधा ने भी गुस्से में बोल दिया था, हाँ तो तुम्हारे माथे पर भी तो तुम्हारे पिता का नाम नहीं लिखा हुआ है। जिस पर अंकुश ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर झटक दिया था और बोल दिया था, गलती से भी ऐसा मत करना वरना मैं क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन रेखा जी बहुत ही बदतमीज़ किस्म की महिला थी और इस बात के लिए लगातार उसे ताना मारती ही रहती थी, जिसे वसुधा अवॉइड कर देती थी क्योंकि उसे पता था यह लोग नीच और घटिया हैं। लेकिन उसे अपने बच्चे का पूरा हक दिलवाना था और अगर उन लोगों के कहे पर वह कोई कदम उठा लेती तो वह सही साबित हो जाते और वसुधा गलत, जो कि किसी भी तरह से वसुधा को मान्य नहीं था। आज वसुधा की शादी को 5 साल बाद भी वह उसके बच्चे को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, जिसका वसुधा माकूल जवाब भी दे देती थी, पर अब उसके मन में अपने ससुराल वालों के प्रति कोई इज्जत नहीं थी। बस उसे हर हाल में यह रिश्ता निभाना था अपने बच्चे की खातिर, उस बच्चे की खातिर जिस बच्चे को उसकी दादी, उसके पिता और बाकी ससुराल वाले गंदी नज़र से देखते थे। वसुधा के दिल से उन लोगों के लिए बहुत हाय निकलती थी और उसे पता था आज नहीं तो कल उसकी हाय लगेगी ज़रूर, क्योंकि बिना किसी बात के उसे और उसकी औलाद को बहुत जलील किया गया था। वह तो वसुधा के पिताजी बहुत सामाजिक, पैसे वाले और रुतबे वाले आदमी थे और उनकी अच्छी खासी पहुंच थी, इसलिए रेखा जी और अंकुश शांत हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने यह सब कुछ बवाल मचाया तो उनकी खैर नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात भी थी कि अगला जब इतने दावे से बोल रहा है तो अगला ही सही होगा। और फिर जो बदतमीज़ होता है वह अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वह दोनों फालतू का ही बवाल मचा रहे हैं, सिर्फ वसुधा और उसके घर वालों को बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि अपनी हरकतों से तो हर कोई वाकिफ़ होता ही है। वसुधा की एक कुंवारी ननद थी, दिव्या। वैसे तो दिव्या वसुधा को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हाँ उसका साथ भी नहीं देती थी अपने माँ और भाई के खिलाफ जाकर। उसके हिसाब से उसके माँ और भाई गलत नहीं हो सकते थे, इसलिए वसुधा को बहुत गुस्सा आता था कि कैसे घटिया लोगों के बीच में वह आ गई है। लेकिन वह उन्हें हैंडल करना जानती थी और पिछले 5 सालों से अच्छे से हैंडल कर भी रही थी। लेकिन हैंडल करने से क्या होता है, परिवार का सुख उसे आज तक नहीं मिला था। उसे सबसे नफरत थी, लेकिन वह अपने और अपने बच्चे के हक के लिए वहाँ पर पूरे हक के साथ रहती थी। दिन इसी तरह से बीत रहे थे और वसुधा के ननद दिव्या की अब अगले महीने शादी थी और इसी बीच लॉकडाउन आ गया और शादी कैंसिल कर दी गई। सबकी शादियों की डेट आगे बढ़ गई क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को कुछ पता नहीं था। यह लॉकडाउन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आंधी थी, लेकिन यह लॉकडाउन दिव्या के लिए उससे भी बड़ा तूफान था। शायद अब रेखा जी और अंकुश को समझ में आने वाला था कि किसी की बेटी पर इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है, क्योंकि ईश्वर ने इसका न्याय कर रखा था। वसुधा के ऊपर तो उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया था, पर आज दिव्या ने उनका सिर शर्म से झुका दिया था। अचानक एक दिन रेखा जी को पता चला कि दिव्या माँ बनने वाली है। रेखा जी और अंकुश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया। दिव्या रो रही थी और बोल रही थी, मैं क्या करूँ, हमारी सगाई हो चुकी थी
और बस शादी होने ही वाली थी कि लॉकडाउन आ गया। इस बीच यह सब कुछ हो गया था। हमने नहीं सोचा था कि हमारी शादी की डेट लेट हो जाएगी, और ना ही हमें यह लगा था कि मैं इस तरह से गर्भवती हो जाऊंगी। इसमें मेरी अकेले की कोई गलती नहीं है। रेखा जी दिव्या को अच्छे से सुना रही थी और बोल रही थी, गलती लड़की की ही होती है। तुम यह सब करने के लिए राज़ी ही क्यों हुई, जबकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी। दिव्या ने फ़ोन पर अपने मंगेतर सोमेश से बात की और उसे सारी बात बताई। इस पर सोमेश भड़क गया और बोला, क्या बकवास कर रही हो? किसी और का पाप मेरे मत्थे मढ़ना चाहती हो? वैसे तो लॉकडाउन के बाद हमारी शादी हो जाती, लेकिन अब तुम शादी के पहले प्रेग्नेंट हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि यह बच्चा मेरा है? सुनकर दिव्या वहीं जड़ हो गई और बोली, सोमेश, या तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अलावा यह किसका बच्चा होगा? सोमेश ने बोला, वह तुम जानो कि मेरे अलावा तुमने किसके किसके साथ रिश्ते बनाए हैं। अब तुम्हारे जैसी चरित्रहीन लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। कहकर सोमेश ने फ़ोन रख दिया। दिव्या वहीं बेहोश होकर गिर चुकी थी और रेखा जी उसके ऊपर पानी के छींटे डाल रही थी ताकि उसे होश आ जाए। अंकुश चुपचाप किनारे खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। और वसुधा, आज उसके दिल को एक सुकून भी मिल रहा था और कहीं ना कहीं एक दर्द भी था। थोड़ी देर में दिव्या होश में आ चुकी थी और रो रही थी। दिव्या बोल रही थी, आप लोगों ने भाभी के साथ बहुत गलत किया, और देखो आज आपकी बेटी के साथ क्या हो गया। भाभी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी आप लोगों ने उनके ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए, और मैंने आप लोगों के खिलाफ जाकर भाभी का इसमें कभी साथ नहीं दिया। शायद मेरे भी मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि आप लोग ही सही हो, लेकिन सच तो यह है कि भाभी हमेशा से सही थी और हैं। लेकिन मैं तो गलत हूँ ना माँ। भले सोमेश मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना। आपने बिना किसी गुनाह के दूसरे की बेटी को जो दर्द दिया, आज वही दर्द आपकी बेटी को मिल गया। बस फ़र्क इतना है कि भाभी बेकसूर थी और मैं कसूरवार। कहकर दिव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंकुश और रेखा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंकुश और रेखा जी सोमेश के घर पहुंच चुके थे और उसे दिव्या से शादी करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सोमेश की मां ने साफ मना कर दिया और बोला, तुम्हारी चरित्रहीन बहन को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अंकुश ने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, चरित्रहीन मेरी बहन नहीं, आपका बेटा है, जिसने मेरी बहन को बहलाकर उसके साथ संबंध बनाया, और अब जब उसका बच्चा मेरी बहन के गर्भ में है तो वह उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। इस पर सोमेश की मां ने बोला, किसी बच्चे के माथे पर यह नहीं लिखा होता कि उसका पिता कौन है। सुनकर अंकुश और रेखा जी अंदर तक हिल गए। उन्हें अपने एक एक कर्म याद आने लगे। अंकुश ने भी साफ बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को दिव्या को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सोमेश का ही बच्चा है। हम आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कहकर अंकुश और रेखा जी वहाँ से निकल गए, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत हताश महसूस कर रहे थे वह दोनों। आज उन्हें अपनी एक एक नीच और घटिया हरकत याद आ रही थी और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईश्वर इस तरह से उन्हें उनके कर्मों की सज़ा देगा। आज अंकुश और रेखा जी पूरी तरह से टूट चुके थे। घर पहुंचकर अंकुश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वसुधा से माफ़ी मांगने लगा। रेखा जी भी वसुधा से माफ़ी मांगने लगी और बोली, बेटा, हमने तेरा बहुत दिल दुखाया है। हमें अंदर से पता था कि यह अंकुश का ही बच्चा है, फिर भी शादी के 9 महीने बाद तुरंत तुझे बच्चा हो गया था, तो हमने पता नहीं तुझे क्या क्या बोलकर तेरा दिल दुखाया, तो तेरी हाय तो हमें लगनी ही थी। तूने तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी तुझे अपमानित किया गया। मेरी बेटी ने तो फिर भी गलती की है, पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। वसुधा को अंकुश और रेखा जी से कोई हमदर्दी नहीं थी। आज उनके माफ़ी मांगने से भी वसुधा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज जब वह खुद दर्द में थे तो उन्हें वसुधा का दुख दिख रहा था। पिछले 5 सालों से वसुधा को खून के आंसू रुला रहे थे, तब उन्हें वसुधा का दर्द नहीं दिखा था। हाँ, पर वसुधा यह नहीं चाहती थी कि दिव्या के साथ कुछ बुरा हो। गलती दोनों ने की थी, तो सज़ा सिर्फ दिव्या क्यों भुगतती। वसुधा ने बोला, मैं सोमेश के घर अपने पापा के साथ जाकर बात करती हूँ, देखती हूँ वह शादी के लिए कैसे नहीं तैयार होगा। वसुधा ने अपने पापा को फ़ोन किया और बोला, हमें अभी सोमेश के घर चलना होगा। वसुधा अपने पापा के साथ सोमेश के घर पहुँच चुकी थी। साथ में रेखा जी और अंकुश भी थे, क्योंकि वसुधा के पापा एक दबंग इंसान थे और समाज में उनका काफ़ी रुतबा था,
तो वसुधा को पता था कि उसके पापा सोमेश के ऊपर अच्छा दबाव बना सकते हैं। वसुधा ने सोमेश के घर पहुंचकर सोमेश से बोला, सोमेश, तुमने ऐसी घटिया हरकत कैसे की? दिव्या के घर में तुम्हारा बच्चा है और तुम उससे शादी के लिए मना कर रहे हो। इस पर सोमेश ने बोला, क्या बकवास कर रही हैं भाभी आप? यहाँ आपके साथ शादी के बाद आपका बच्चा होने पर आपकी सास और पति आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे और मैं शादी से पहले दिव्या पर विश्वास कर लूँ? सुनकर वसुधा हैरान हो गई। तो सोमेश की माँ ने बोला, यह सारी बातें छुपे नहीं रहती, हमें सब कुछ पता है। तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। जब वह शादीशुदा बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, फिर दिव्या तो अभी भी हमारे घर की बहू नहीं बनी, हम कैसे उस पर भरोसा कर ले? यह सब कुछ सुनकर रेखा जी और अंकुश का सिर एक बार और शर्म से झुक गया, क्योंकि यह उनके मुंह पर एक करारा तमाचा था और दिव्या की होने वाली सास और सोमेश ने उन्हें अच्छा आईना दिखा दिया था। सोमेश और उसकी माँ के मुंह से यह सब कुछ सुनकर वसुधा के पापा ने बोला, कोई बात नहीं, मेरी बेटी का साथ भी मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया था, क्योंकि मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र थी और दिव्या के साथ भी मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मानता हूँ दिव्या ने गलती तो की है, लेकिन उस गलती में सोमेश भी बराबर का भागीदार है। तो सज़ा अकेले दिव्या क्यों भुगतेगी? सोमेश ने गुस्से में बोला, आप क्या कर लेंगे? इस पर वसुधा के पापा ने बोला, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी बेटी वसुधा करेगी, क्योंकि दिव्या उसकी ननंद है। हाँ, मैं वसुधा का हर कदम पर साथ जरूर दूंगा। आगे वसुधा ने बोला, सुनो, ज़्यादा कुछ तो नहीं, सबसे पहले एक पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी कि दहेज के लिए तुम शादी तोड़ रहे हो, जिससे तुम्हारी सरकारी नौकरी से तुम तुरंत सस्पेंड कर दिए जाओगे। और फिर एक और कंप्लेंट करवाऊंगी कि तुमने दिव्या के साथ ज़बरदस्ती की और अब जब वह गर्भवती है तो उससे शादी करने से मना कर रहे हो। और दिव्या के घर में किसका बच्चा है वह बहुत आसानी से साबित हो जाएगा, या तो तुम भी जानते हो। डीएनए टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना? ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, मुझे बस एक अच्छा वकील हायर करना पड़ेगा, जो कि मेरे पापा के लिए चुटकियों का काम है। इसके आगे वसुधा के पापा ने बोला, उसके बाद तुम जिस नौकरी से सस्पेंड हुए होगे वहाँ से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी करवाई जाएगी। उसके बाद हमारे समाज से तुम्हारे पूरे खानदान को बहिष्कृत करवाया जाएगा और समाज के किसी भी समारोह, शादी, विवाह, उत्सव में तुम लोगों के आने पर पाबंदी लग जाएगी और समाज के सारे लोग तुम लोगों से सारे संबंध तोड़ देंगे। और हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारा इस शहर में रहना भी मुश्किल कर दूंगा, क्योंकि अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, मैं क्या चीज़ हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। और रही बात दिव्या की, तो उसकी ज़िंदगी तो मैं बसा ही दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बसने दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जैसे वसुधा मेरी बेटी है, दिव्या को भी मैं अपनी बेटी ही मानता हूँ। और मैं क्या हूँ, एक बार अच्छे से पता कर लेना और अच्छे से सोच समझकर दिव्या से शादी के बारे में फ़ैसला करना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब इसी फैसले पर निर्भर करता है। और गारंटी लेता हूँ, अगर तुम्हारा फैसला दिव्या के खिलाफ हुआ तो उस दिन से तुम अपने ज़िंदगी के बुरे दिन की शुरुआत देखोगे, यह वादा है मेरा। यह कहकर वसुधा, अंकुश, रेखा जी और वसुधा के पापा वहाँ से निकल गए। सोमेश और उसकी माँ वसुधा के पापा की बातें सुनकर काफ़ी डर गए थे, लेकिन वसुधा बहुत खुश थी और पापा से बोल रही थी, पापा, काश सबके पापा आप जैसे होते। वसुधा और उसके पापा अब वसुधा के घर आ चुके थे और उन्होंने अंकुश और रेखा जी से बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सोमेश के साइड से खुद फ़ोन आएगा शादी के लिए, आप लोग बेफिक्र रहिए। और अगर नहीं भी आता है तो भी सब कुछ मैं देख लूँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अंकुश और रेखा जी वसुधा के पापा के हाथ जोड़ रहे थे और उनसे माफ़ी मांग रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो गलती की है उसके लिए तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं चाहता तो अपनी बेटी को अंकुश से अलग करवा देता, लेकिन यह उसकी अपने आत्मसम्मान की ज़िद थी कि एक गलत इल्ज़ाम की वजह से मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगी, वरना एक तरह से उनकी जीत होगी। लेकिन हाँ, मैंने वसुधा को इतना मजबूत बनाया है कि वह आप लोगों के बीच पूरे हक के साथ रहती है और अपने सम्मान की रक्षा करती है। उम्मीद है दिव्या भी अपने ससुराल में ऐसे ही रहेगी, जल्दी ही उसके ससुराल से आपके पास फ़ोन आएगा। कहकर वसुधा के पापा वहाँ से जा चुके थे। अंकुश और रेखा जी अभी भी टेंशन में थे, लेकिन वसुधा को पूरा यकीन था कि दिव्या के ससुराल से फ़ोन आएगा ही आएगा, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके पापा की पहुंच कहां तक है। 2 दिन तक सोमेश के घर से कोई फ़ोन नहीं आया। अब रेखा जी और अंकुश की हालत ख़राब हो रही थी।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और उन्होंने वसुधा के पापा से बात की। वसुधा के पापा ने बोला, आप बेफिक्र रहिए, दिव्या की शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन होगी और सोमेश से ही होगी। थोड़ी देर के बाद सोमेश के पास पुलिस थाने से फ़ोन आया कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि तुमने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की और अब दहेज के लिए शादी तोड़ रहे हो, साथ ही वह लड़की गर्भवती भी है। सुनकर सोमेश अंदर तक हिल गया। पुलिस वाले ने बोला, या तो समझौता कर लो या तो आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। अगर समझौता करना है तो आपस में बातचीत कर लो, वरना पुलिस तुम्हारे घर आधे घंटे में पहुंच रही है। इस फ़ोन के तुरंत बाद दिव्या के घर सोमेश की मां का फ़ोन आ चुका था और वह बोल रही थी, हम लोग निश्चित दिन पर सोमेश और दिव्या की साधारण तरीके से शादी कर देंगे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है, किसी को बुलाना तो है नहीं। और निश्चित दिन पर सोमेश और दिव्या की शादी हो चुकी थी और दिव्या की विदाई होने वाली थी। विदाई के वक्त वसुधा ने सोमेश से बोला, याद रखना दिव्या किसकी ननंद है। जब उसकी शादी तुमसे नहीं हुई थी और वह हमारे घर में थी तब हमने उसके लिए इतना कुछ कर लिया, तो अब तो वह तुम्हारे घर में है। उसका बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हश्र होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अपनी जान से ज़्यादा दिव्या की जान का ख्याल रखना तुम लोग, और पूरे सम्मान के साथ दिव्या और उसके बच्चे को रखना। कोई भी गलती दिव्या के साथ करने से पहले एक बार याद कर लेना कि उसकी भाभी वसुधा है और वसुधा क्या चीज़ है। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे। दिव्या वसुधा के गले लगकर रो रही थी और बोल रही थी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक आपके लिए खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन वक्त पड़ने पर आप मेरे लिए खड़ी हो गई। वसुधा ने बोला, मैं सिर्फ एक लड़की के लिए खड़ी हुई थी, लोग लड़कियों को समझते क्या हैं। कुदरत ने उन्हें माँ बनने का तोहफा दिया है तो वह उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे। ऐसे घटिया सोच वाले पुरुषों को मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। कहकर वसुधा रेखा जी और अंकुश की तरफ देखने लगी। अंकुश और रेखा जी अपनी नज़र झुकाए खड़े थे। कुछ महीनों के बाद दिव्या माँ बन चुकी थी और सारे समाज में यह बात फैली हुई थी कि दिव्या शादी के पहले से गर्भवती थी और 9 महीने के पहले ही उसे बच्चा हो गया। जो बात वसुधा के बारे में रेखा जी और अंकुश ने समाज में फैलाई थी, आज वही बात उनकी बेटी के बारे में समाज में फैल चुकी थी, जो कि सच थी। और आज उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि ईश्वर की लाठी क्या होती है और उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है तो लगती बहुत ज़ोर की है।